क्विक रिवीजन की सीरीज़ में हमारा पहला टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। विद इन 60 मिनट्स हम लोग कोशिश करेंगे इस पूरे टॉपिक को समझने की। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क किए गए हैं, उसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। और मेन यहाँ पर जो फोकस करना है वो है जोग्राफर के नाम पर। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक या दो डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर आप इस टॉपिक के जो भी एलिमेंट्स हैं, जोग्राफर हैं, उनके कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनका आप इस्तेमाल करेंगे अपने आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अगर टेक्निकल टर्म्स वगैरह के बारे में बात करें तो एक टेक्निकल टर्म आती है क्रोनोलॉजी को लेकर के। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर टाइम के साथ में क्या डेवलपमेंट चल रही है, तो इस टाइम के साथ में डेवलपमेंट को लेकर के सारी बातें आपको बतानी होती हैं। हम इसका इस्तेमाल करते हैं ज्योग्राफी में डिफरेंट फेज़ वाइज स्टडी करने के लिए। फेज़ वाइज स्टडी हो गई, या फिर डेवलपमेंट आखिर में किसी भी टॉपिक का कैसे कैसे हुआ है। इस क्रोनोलॉजी में हम दो तरीके से या फिर दो फेज़ के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्निज़्म, और दूसरी एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज़्म। ये जो मॉडर्निज़्म होती है, इस मॉडर्निज़्म में बेसिकली डेवलपमेंट कैसे कैसे होते जा रही है, इसको लेकर के हम लोग देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज़्म एक क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्निज़्म के तौर पे चलता है, यानी कि मॉडर्निज़्म एंड पोस्ट मॉडर्निज़्म ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। एक डेवलपमेंट करता है और दूसरा उसी का क्रिटिसिज्म करता है। कोरोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर हम स्पेस की स्टडी करते हैं, तो ये एक तरीके की स्पेस की स्टडी हो जाती है। अब ये जो स्पेस की स्टडी होती है ये या तो आप रीजन के बेसिस पर कर सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग स्पेशियल स्टडी भी कई बार बोल देते हैं। अब ये जो स्पेशियल स्टडी है ये हमारे अलग अलग जोग्राफर के द्वारा की गई थी, जैसे इमैनुअल कांत या फिर वरेनियस। अब यहाँ पर दो तरीके के स्कूल ऑफ थॉट आते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि हमें ज्योग्राफी के जो एलिमेंट्स हैं, यानी उसकी जो रीजन है, यानी उसकी जो स्पेस है, केवल हमें उसी को स्टडी करना चाहिए। वहीं दूसरे लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हमें ज्योग्राफी को केवल और केवल स्पेस नहीं बल्कि स्पेस और टाइम के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी एज अ स्पेस एंड ज्योग्राफी एज अ टाइम। जब हम ज्योग्राफी एज अ स्पेस एंड टाइम के बारे में बात करते हैं तो ज्योग्राफी एज ए स्पेस एंड टाइम, इसके लिए एक ज्योग्राफर हैं जिनका नाम है हैगर स्ट्रैंड। इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है और एक प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है। इसके अलावा स्पेशल ज्योग्राफी होती है। स्पेशल ज्योग्राफी का मतलब होता है जो स्पेस के साथ डील करता है। स्पेस के साथ का मतलब ये हो गया कि कैसे विथ डिस्टेंस या फिर विद रीजन चीज़ें कैसे बदलते जाती हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेशल ज्योग्राफी। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे अगर हम लैटिट्यूड वाइज चीज़ों को देखें या लॉन्गिट्यूड वाइज चीज़ों को देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। ये चेंजेस हमें क्लाइमेट के तौर पे भी देखने को मिलते हैं, हमें विंड पैटर्न के तौर पे देखने को मिलते हैं, प्रेशर के तौर पे देखने को मिल जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं इसको हम लोग स्पेशल ज्योग्राफी के नाम से ट्रीट करते हैं। स्पेशल ज्योग्राफी का मतलब होता है यूनिकनेस। ये जो यूनिकनेस होती है ये कई तरीके की हो सकती है। ये नीश के फॉर्मेट में हो सकती है, ये फिर ये किसी एक एलिमेंट की उसकी ब्यूटी को बता सकती है, या इसके एक्सेप्शन को बता सकती है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होती है वो डिस्क्रिप्टिव बेसिस पर हम देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर की जाती है क्योंकि आप यहाँ कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप में अलग होगा, अपने आप में यूनिक होगा। डुअलिज्म का मतलब होता है जब किसी भी दो चीज़ों को एक साथ हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी टू एलिमेंट आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप किसी भी तरीके के दो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर उठा सकते हैं। वही अगर डाइकोटमी के बारे में बात करें तो ये स्पेशल केस ऑफ डुअलिज्म हो जाती है। और इस स्पेशल केस ऑफ डुअलिज्म का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कोई भी दो पोलर अपोजिट चीज़ों को लिया जाता है, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, या फिर इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं मैन वर्सेस वुमेन हो गया। तो यहाँ पर पोलर अपोजिट चीज़ें होती हैं, मतलब एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट रहेगा। टेलियोलॉजी एक तरीके की डिटर्मिनिज्म की टेक्निक होती है। डिटर्मिनिज्म जहाँ पर नेचर एक्चुअल में डोमिनेट करता है। तो जो डिटर्मिनिज्म होती है ये डिटर्मिनिज्म हमारी तीन तरीके की होती है। एक होती है जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, दूसरी होती है जो हमारी
टेलियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म होती है, दिस इज टेलियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म होती है, और तीसरी होती है जहाँ पर नेचर ड्रिवन चीज़ें होती हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, तो दिस इज़ हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का होता है जहाँ पर इन्वायरमेंट एक्चुअल में डोमिनेट कर रही होती है, और इन्वायरमेंट का मतलब नेचर यहाँ पर डोमिनेट करता है, नेचर ही चीज़ों को डिराइव करता है। टेलियोलॉजिकल का मतलब होता है जहाँ पर डिवाइन पावर के बारे में बात की जाती है, यानी कि भगवान, गॉड, तो इसके बारे में चीज़ें हो जाती है। कॉल रिटर ने इसके आइडिया को दिया था। हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म ये एक रशियन स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पर हम क्रोनोलॉजी को देखते हैं। तो क्रोनोलॉजी के बेसिस पर जब चीज़ों को स्टडी किया जाता है, क्रोनोलॉजी के बेसिस पर जब डोमिनेशन को देखा जाता है, तो इसे हम लोग हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म बोल सकते हैं। इंडक्टिव स्टडी होती है और एक डिडक्टिव स्टडी होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में जहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट से एक जनरल एलिमेंट की ओर में जब मूव किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कहीं की क्लाइमेट जो है, कहीं की क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो उस ट्रॉपिकल क्लाइमेट के एलिमेंट को छोटे छोटे एरियाज़ में पहले स्टडी किया जाएगा और उसके बेसिस पर एक पूरा का पूरा जोन बना दिया जाएगा। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये मेनली की गई थी प्लेटो के द्वारा। वहीं डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में अगर बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि जनरल एलिमेंट को लेकर के स्पेसिफिक एलिमेंट की ओर में जब हम लोग जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग। ये बेसिकली अरिस्टोटल के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर अरिस्टोटल हो गए, ऊपर में प्लेटो हो गए। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है जहाँ पर नेचर डोमिनेट करता है, और यहाँ पर नेचर का मतलब केवल और केवल नेचर से नहीं है, यहाँ पर भगवान भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेनली एक तरीके से नेचर की डोमिनेशन हमें देखने को मिल जाती है। पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर ह्यूमन एक्चुअल में डोमिनेट करता है। अब यहाँ पर ह्यूमन डोमिनेट करने का मतलब यहाँ पर फिर से यही है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के थ्रू या टूल के ज़रिए, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए, किसी भी तरीके से यहाँ पर जब ह्यूमन डोमिनेट करता है नेचर के ऊपर में, तो इसे हम लोग पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर एक बात यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन नहीं होगी, ऐसा हमारा डिटर्मिनिज्म बोलता है। लेकिन पॉसिबिलिज्म बोलता है कि हम डेजर्ट एरिया में भी वेजिटेशन कर सकते हैं। डेजर्ट कैन हैव वेजिटेशन, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगा करके, या फिर क्लाउड सीडिंग करा करके, इरिगेशन मेथड्स को ले आ करके, तो किसी न किसी ज़रिए हम यहाँ पर पॉसिबिलिज्म क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम चीज़ों को ले आ सकते हैं। इन्वायरमेंटलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंट की चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक्चुअल में ये भी एक तरीका है डिटर्मिनिज्म का ही, लेकिन डिटर्मिनिज्म यहाँ पर एक नियो डिटर्मिनिज्म के फॉर्मेट में आता है। इसी वजह से कई बार हम इसे नियो डिटर्मिनिज्म भी बोल देते हैं। इसी को आप लोग नियो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग डिटर्मिनिज्म, इसी को हम लोग नियो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोल सकते हैं। ये दिया गया था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। यहाँ पर ये कहा गया कि जो नेचर है या जो इन्वायरमेंट है ये एक्चुअल में कई सारे रास्ते प्रोवाइड करता है, और ये जो रास्ते हैं उसके थ्रू या तो ये ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है या खुद भी इम्पैक्ट होता रहता है। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है जहाँ पर साइंटिफिक टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ था। इसके बारे में डिटेल अभी आगे डिस्कस ही करेंगे, और यही पॉजिटिव साइंस हो जाती है। पॉजिटिविज्म के थ्रू जो भी डेवलपमेंट हुई है उसे हम लोग पॉजिटिविज्म या पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं दिस इज सब्जेक्ट डेवलपमेंट, या फिर बोल सकते हैं ये एक तरीके का फेज वाइज डेवलपमेंट था। तो दिस इज़ अ फेज्ड डेवलपमेंट। तीसरी यहाँ पर नेक्स्ट जो एलिमेंट आ जाती है वो है कॉस्मोपॉलिटन को लेकर के। सो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जहाँ पर हम कॉस्मोग्राफीज़ एंड बाकी एनर्जी ओरिएंटेड चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर ये आप एनर्जी ओरिएंटेड चीज़ों को बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। इक्यूमीन नॉन इक्यूमीन का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी एरिया हैबिटेबल या नॉन हैबिटेबल होता है। तो हैबिटेबल और नॉन हैबिटेबल जो एरिया है इसी को हम लोग इक्यूमीन नॉन इक्यूमीन एरिया बोल देते हैं। कॉस्मोग्राफी जस्ट लाइक कॉस्मोपॉलिटन होता है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन द मैप या फिर बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी एज अ एनर्जी के बेसिस पर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। फोनोसेंट्रिज्म, लोगोसेंट्रिज्म, ये दोनों एक स्ट्रक्चरलिज्म और नॉन या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट है। ये एक्चुअल में मॉडर्निज्म की
एरिया में आ जाता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर जब डिस्कशन किया था, हमारे पास में मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म का केस देखने को हमें जो मिला था, या हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म या जो मॉडर्निज्म का केस है, अल्टीमेटली हमें ये दोनों के दोनों इसी फोनोसेंट्रिज्म या लोगोसेंट्रिज्म के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। जो फोनोसेंट्रिज्म होता है, इसका मतलब होता है फिजिकल प्रेजेंट होना, यानी कि यहाँ पर जो नेचर है वो फिजिकली प्रेजेंट है और हमेशा वो डिटर्मिनिज्म के बेसिस पर कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर रहा होता है। सिमिलरली इसी तरीके से लोगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है जहाँ पर लॉजिक सेंटर्ड होती है। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आपसे बोला जाए रेड लाइट, कि आपको रेड लाइट पे जा करके आगे रुक जाना है, तो रेड लाइट का एक सिंगल मीनिंग ये हो गया जो हम फोनोसेंट्रिज्म के बेसिस पर बोल सकते हैं कि आगे हो सकता है रेड लाइट होगी जहाँ पर आपको जा करके स्टॉप हो जाना है। इसका मतलब हो गया कि ये ट्रैफिक के बारे में बात की जा रही है। लोगोसेंट्रिज्म वाले लोग ये कहते हैं कि रेड लाइट कुछ भी हो सकती है, ये रेड लाइट एरिया हो सकती है, ये रेड लाइट मूवी हो सकती है, ये रेड लाइट कोई एक जोन हो सकता है, इमरजेंसी एरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल में जा करके रुकना कहाँ पर है। तो इसी वजह से जो यहाँ पर हमारे लोगोसेंट्रिज्म वाले लोग होते हैं, इनका कहना होता है कि देयर आर मे बी पॉसिबिलिटीज़, और ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो आपको यूज़ करना रहेगा, और ज्योग्राफी में इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बारे में बात कर रहे होंगे तब। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म में या फिर नेचर ओरिएंटेड जब चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आप फोनोसेंट्रिज्म एंड लोगोसेंट्रिज्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक एडवांटेज होगा, एक नाम आ जाएगा जैक्स डेरिडा का। तो जैक्स डेरिडा, ये नाम आपको ध्यान रखना है। लोगोसेंट्रिज्म और फोटोसेंट्रिज्म, इनका इस्तेमाल करेंगे जब भी हम लोग इन्वायरमेंट के या तो क्वेश्चन लिखेंगे या फिर आप डिटर्मिनिज्म या फिर पॉसिबिलिज्म के बारे में बात कर रहे होंगे। सिमिलरली इसी तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में भी बात होती है। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारी रेड लाइट के बारे में, तो एक स्टेबल मीनिंग थी, फिक्स मीनिंग थी, ऑब्जेक्टिव था और बाइनरी था, यानी कि यस और नो में इसका आंसर आ रहा था। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर हमारे पास में कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो ये अपने आप में वेरिएबल होगा, सब्जेक्टिव होगा और इसका जो मतलब होगा वो इनस्टेबल रहेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है डेवलपमेंट, डिफरेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट। अब डिफरेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर देखिए इससे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी फेज़ की डेवलपमेंट कैसे हो रखी है। तो एक आध दो क्वेश्चन इस तरीके से बने हैं, तो कहानी आपको पता होना चाहिए कि आखिर में ये जो पूरी की पूरी लिटरेचर है, इस पूरी की पूरी लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ कैसे था। तो इस लिटरेचर की जो शुरुआत होती है वो होती है फेज़ ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी से। फेज़ ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी का मतलब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट एज अ ज्योग्राफी, अगर हम ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ये अभी डेवलप नहीं हुई थी, यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी। यहाँ पर जो भी ज्योग्राफी को चीज़ों को देखा जा रहा था वो अलग अलग पोएम के फॉर्मेट में या फिर डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में या फिर वॉर के फॉर्मेट में या किसी न किसी एक राइटिंग के फॉर्मेट में हम लोग देख सकते थे। जैसे अलग अलग जोग्राफर आ जाते हैं, जैसे होमर हो गए, एनाक्सिमेंडर हो गए, हिकैटियस हो गए, हेरोडोटस हो गए या फिर स्ट्रैबो हो गए, टॉलमी हो गए। तो देयर आर सो मेनी जोग्राफर्स, कई सारे लोग थे जिन लोगों ने अपने पोएम, डिस्क्रिप्शन, इंसाइक्लोपीडिया या फिर कंपाइलेशंस, राइटिंग, इन सब के थ्रू अल्टीमेटली यहाँ पर चीज़ों को दिखा रखा था। तो अभी ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट नहीं डेवलप हो रही थी, लेकिन हाँ ज्योग्राफी को ज़रूर डिस्क्राइब किया जा रहा था, ज्योग्राफी को ज़रूर लिखा जा रहा था, क्योंकि इसका एडवांटेज हो रहा था। अगर आप वॉर में है तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को डिफाइन करना, पानी वगैरह जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं उनको लिखना, ये सब काफ़ी ज़रूरी हो गया था। फिर इसके बाद से आ जाती है एक डार्क फेज़। डार्क फेज़ का मतलब ये है जहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट हमारे पास में ज्योग्राफी को लेकर के हुई थी, इन सबको डिस्कार्ड कर दिया गया था और अल्टीमेटली यहाँ पर जो रीजन था यानी कि धर्म जो था वो डोमिनेट कर रहा था। और धर्म ने ही अल्टीमेटली अपनी पूरी की पूरी डोमिनेशन को, साइंटिफिक थ्योरी को डिस्कार्ड करते हुए अपने अपने जो ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स हैं उन पर उनको वो इम्पोज कर रहा था। लेकिन फिर इसके बाद से रेनेसां फेज़ आती है और रेनेसां फेज़ आने के बाद में जो धर्म की एक ये पराकाष्ठा थी या जो धर्म का एक डोमिनेशन था वो ख़त्म हो गया और अल्टीमेटली साइंटिफिक डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हो गए। इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के बेसिस पर अल्टीमेटली एज ऑफ वॉयेजर्स एंड एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पर जितने भी हमारे नाविक लोग थे, वॉयेजर्स थे, ये लोग घूम घूम करके समुद्री यात्राएं करना शुरू कर दी और अल्टीमेटली इन्होंने कई सारे डेवलपमेंट्स दिखाए थे। इन डेवलपमेंट्स में नए नए कॉन्टिनेंट यहाँ पर खोजे गए और ये जो कॉन्टिनेंट थे, इन कॉन्टिनेंट के खोजने के बाद में हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप के बारे में पता चला कि आखिर में कौन से आइलैंड कहाँ पर किस तरीके से सिचुएटेड है। और कहीं ना कहीं ये जो फेज़ थी ये एक रेनेसां फेज़ के ही अंतर्गत आती है और इस रेनेसां फेज़ के ही अंतर्गत जो भी धर्म की जो डोमिनेशन थी वो ख़त्म हो जाती है।
इन सब के बाद अल्टीमेटली अब ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट बन करके इवॉल्व होकर के निकल करके आया था। तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो निकल करके आया, इसके लिए जो मेन क्रेडिट दिया जाता है वो बर्नाल्ड वरेनियस को दिया जाता है। तो जो वरेनियस साहब थे, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफिया जनरलिस। इस ज्योग्राफिया जनरलिस में मेनली यहाँ पर तीन वॉल्यूम हुआ करते थे, और इस 3 वॉल्यूम में एक वॉल्यूम तो हो गया जहाँ पर अर्थ और सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात की जाती थी, दूसरा स्पेसिफिक के बारे में बात की जा रही थी, और तीसरा बात किया जा रहा था जो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा था। तो यहाँ पर फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों के बारे में ही बात की गई थी। लेकिन इसके अलावा एक और साहब थे जिनका नाम था इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत ने अपनी जो आइडियाज़ दी थी वो प्राइमरली डिस्क्रिप्शन या प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म को लेकर के दिया था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो इमैनुअल कांत हैं इनको एज अ डिस्क्रिप्टिव साइंस के तौर पर देखा जाना शुरू कर दिया गया था। अब इस क्लासिकल फेज़ में हमारे वरेनियस और इमैनुअल कांत 2 तरीके के लोग निकल करके, और इसी के बेसिस पर अल्टीमेटली एक फ़िज़िकल ज्योग्राफी की स्कूल डेवलप होती है, और दूसरी इसी तरीके से हमारे पास में ह्यूमन ज्योग्राफी की स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होती है। और यहीं से अल्टीमेटली सब्जेक्ट का डिवीज़न हो जाता है, और सब्जेक्ट के डिवीज़न होने पे डुअलिज्म और डाइकोटमी 2 तरीके के फेजेस देखने को मिल जाते हैं। इस डुअलिज्म एंड डाइकोटमी में शुरू में ये बात की गई कि हमें ज्योग्राफी को किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। क्या हमें ज्योग्राफी को एज अ साइंस के तौर पे देखना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी के तौर पे देखना चाहिए, या फिर हमें एक डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर देखना चाहिए, क्योंकि हर एक एरिया की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। फिर इसी तरीके से बात किया गया कि क्या हमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को एक साथ देखना चाहिए, या ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फिर इसके बाद से ये देखा गया कि आखिर में फिजिकल और ह्यूमन जब अगर एक साथ हैं तो कौन डोमिनेट कर रहा है, मैन डोमिनेट कर रहा है या फिर इन्वायरमेंट डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट में एक डुअलिज्म एंड डाइकोटमी का फेस चला, और अल्टीमेटली सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता गया। सब्जेक्ट के डेवलपमेंट के साथ में कई सारे न्यू डिमेंशंस आए, और इस न्यू डिमेंशन में अल्टीमेटली कभी साइंस डोमिनेट कर रहा था और कभी डिस्क्रिप्शन यानी ह्यूमन डोमिनेट कर रहा था। इन सब के बेसिस पर अल्टीमेटली एक नया स्कूल ऑफ थॉट निकल करके आता है जो कि हार्टशोन ने डेवलप किया था, और इसी वजह से हार्टशोन को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी बोला जाता है। यहाँ पर मेन जो स्टडी की गई, यहाँ पर जो मेन डेवलपमेंट निकल करके आती है वो ये कहा गया कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में एक्चुअल में हमें साइंस और ह्यूमन पर्सपेक्टिव दोनों को ही देखना होगा। यानी कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट करनी है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट भी करनी है, प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ह्यूमन के जो थॉट है उनको भी देखना है। लेकिन ये दोनों थॉट हमें एक रीजनल बेसिस पर देखना चाहिए, क्योंकि रीजन के बदलने पर दोनों ही चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन इसी को काउंटर किया गया शेफर के द्वारा, और जो हमारे शेफर साहब थे इन्होंने अपनी एक साइंस, एक अपना अलग आइडिया दिया जिसको बोलते हैं स्पेशियल साइंस का आइडिया। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, कोई भी इवेंट, अगर कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डिज़ास्टर अगर आ रही है, तो ज्योग्राफी का काम केवल ये नहीं होना चाहिए कि उस डिज़ास्टर को एक जगह पर स्टडी कर रहा है, बल्कि इसको हमें ये भी देखना होगा कि इसका प्रेजेंस और कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो हमें केवल और केवल इवेंट की अकरेंस पर हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि एक आगे के एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी हमें देखना होगा कि कहाँ पर और पॉसिबिलिटी है आने की। और इसी वजह से अल्टीमेटली जो शेफर थे वो हार्टशोन शेफर डिबेट में शेफर का आइडिया डोमिनेट कर गया, और शेफर के आइडिया को डोमिनेट करते हुए ये जो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव था, इस फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव पर मॉडल्स बनने शुरू हो गए। और ये जो मॉडल मेकिंग वाला सारा काम था, ये सारा का सारा स्टार्ट होता है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के तौर पर। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में यहाँ पर एक मैथमेटिकल मॉडलिंग का फेज़ आ जाता है, और इस मैथमेटिकल मॉडलिंग में अल्टीमेटली तरह तरह के स्टैटिस्टिकल टूल, सिस्टमैटिक टूल, फिजिकल टूल, अलग अलग तरीके से टूल इस्तेमाल किए गए। और यहाँ पर अल्टीमेटली कोई भी अगर इवेंट है या कोई भी अगर प्रॉब्लम निकल करके आई है, इस इवेंट और प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल मॉडल्स हो सकते हैं उसको बनाया गया। और इस मैथमेटिकल मॉडल को बनाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ नॉर्मेटिव अजम्पशंस लिए गए थे, और इस नॉर्मेटिव अजम्पशन के बेसिस पर जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया गया। लेकिन फिर दिक्कत ये हुई कि केवल और केवल मॉडलिंग हर एक क्वेश्चन के लिए किया गया, और ये एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें होने लग गईं, जबकि हमें यहाँ पर चीज़ों को जनरल बनाना था। और इसी वजह से अल्टीमेटली क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का क्रिटिसिज्म फिर स्टार्ट हो गया। इस क्रिटिसिज्म स्टार्ट होने में बेसिकली 2 तरीके की चीज़ें निकल करके आईं। एक हुआ जिसको हम लोग स्टडी करते हैं इन फॉर्मेट ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी। एक हमारी बिहेवियरल ज्योग्राफी के फॉर्मेट में चीज़ें निकल करके आईं, और दूसरा इसी तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी के फॉर्मेट में चीज़ें निकल करके आईं।
अब यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट जो चल रही थी, आपको ध्यान रखना है कि ये एक कोल्ड वॉर वाली फेज़ भी चल रही है, और इस कोल्ड वॉर में प्राइमरली दो तरीके के स्कूल ऑफ थॉट निकल करके आ रहे थे। एक था जो हमारा कम्युनिस्ट आइडिया था, दिस इज़ कम्युनिस्ट आइडिया, और दूसरी ओर जो आइडिया था वो था आपका लासेस फेयर यानी फ्री मार्केट का, या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट मार्केट का। और इस कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडिया में प्राइमरली जो कंपटीशन था वो एक प्राइवेट ओरिएंटेड और पब्लिक ओरिएंटेड चीज़ें चल रही थी, और इसी का इम्पैक्ट हमें ज्योग्राफी में भी देखने को मिलता है। ज्योग्राफी में जो इम्पैक्ट होता है वो बिहेवियरल ज्योग्राफी के अगेंस्ट में एक नई स्कूल ऑफ थॉट निकल करके आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, या जिसे हम रेडिकल ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं। अब इस रेडिकल ज्योग्राफी में प्राइमरली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और जो कम्युनिस्टिक आइडियाज़ थे, इस कम्युनिस्टिक आइडियाज़ के बारे में ही चीज़ों को देखने को मिल जाता है। रेडिकल ज्योग्राफी में तमाम तरीके के हमें नए नए मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें ही हमें डिस्क्रिप्टिव अप्रोच देखने को मिल जाता है, इसमें हमें पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, जिसे हम लोग प्रोसेस बेस्ड अप्रोच भी बोल सकते हैं, तो प्रोसेस बेस्ड अप्रोच भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं जो कोल्ड वॉर वाली फेज़ थी, या जो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में जो एक फाइट था, आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल में जो डिफरेंसेस थे, उसका इम्पैक्ट भी हमें ज्योग्राफी में देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद से मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का एक फेज़ आता है, जहाँ पर हमें तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तरह तरह के स्कूल ऑफ थॉट या फिर जो डिफरेंट बिलीव्स वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो है डिफरेंट जोग्राफर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन, और एक और पार्ट आ जाता है जो हमारा वुमेन या फिर वुमेनिस्टिक ज्योग्राफी है, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्टिक ज्योग्राफी। तो जो हमारी फेमिनिस्ट ज्योग्राफी है, ये एक पार्ट है जो जिस पर क्वेश्चन बन सकता है, फेमिनिज्म इन ज्योग्राफी, जिसको आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। अब जरा वन बाय वन करके सारी चीज़ों को जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्लासिकल एंटिक्विटी फेज़ आ जाती है, जहाँ पर आपको मेन जो ध्यान रखना है वो है ज्योग्राफर के नाम। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन ज्योग्राफर के नाम देख लीजिएगा, जैसे ग्रीक हो गए होमर, थेल्स, अनाक्सिमेंडर, हिकैटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरिस्टोटल। रोमन में इसी तरीके से स्ट्रैबो, टॉलेमी हो गए। अरब में हमें अल-बलाकी, अल-मसूदी, इब्न सीना, इब्न हकल, इब्न खालदून देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, मैं कहूँगा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि कोरोलॉजिकल अप्रोच में कौन कौन से ज्योग्राफर हैं, रीजनल अप्रोच के लिए हम लोग किन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, साइंटिफिक ज्योग्राफी, टेलियोलॉजिकल ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म अप्रोच और पॉसिबिलिज्म अप्रोच। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग इसलिए याद रख लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको इस्तेमाल करना होगा जब आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे या फिर डेवलपमेंट को जब आप बता रहे होंगे। फिर हमारे पास एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज आ जाती हैं, जिसमें से मेन हमारे पास में एक साहब है जिनका नाम है सेबास्टियन मुंस्टर। इन्होंने ज्योग्राफिया यूनिवर्सलिस लिखी थी। इसके अलावा साइंटिफिक लॉज बनाए गए थे गैलीलियो, केपलर, न्यूटन और लैमार्क के द्वारा। इसके अलावा साइंटिफिक रीजनिंग की जाने लगी इन फॉर्मेट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर। 3 ज्योग्राफर का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है, एक है जीन बॉडीन हो गए, दूसरे मॉन्टेस्क्यू हो गए और तीसरे हो गए बफॉन। जीन बॉडीन ने क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में बात किया कि जो टेम्परेट एरिया है वो कोल्ड एरिया है, वहाँ पर रहना अच्छा है और इसी वजह से यहाँ के लोग सिविलाइज्ड लोग हैं। ट्रॉपिकल एरिया में आ जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से एग्रेसिव नेचर के लोग होते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। जो पोलर एरिया के लोग होते हैं वो इटर्नल स्लम्बर में है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हाइबरनेशन में होते हैं। सेम ऐसा ही एरिया हमें मॉन्टेस्क्यू के एरिया में भी देखने को, मॉन्टेस्क्यू के व्यू में भी देखने को मिल जाता है। फिर बफॉन का आइडिया आता है। बफॉन का आइडिया में ये बोला गया कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू हम यानी कि जो मैन है वो डोमिनेट कर सकता है नेचर के ऊपर में, और यहीं से जो पॉसिबिलिस्टिक आइडिया है, ये पॉसिबिलिस्टिक आइडियाज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है बफॉन का नाम। फिर हमारे पास आ जाती है प्री क्लासिकल फेज़, और यहीं से ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट डेवलप होना शुरू हो जाती है। 2 लोगों के व्यू आ जाते हैं, एक होते हैं बर्नार्ड वरेनियस और दूसरे हैं इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत के बारे में इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने टाइम एंड स्पेस के बारे में बात की थी, और टाइम एंड स्पेस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 2 लोगों का नाम आपको मेंशन करना होगा। एक तो इमैनुअल कांत हो गए, दूसरा आपको मेंशन करना होगा हैगर स्ट्रैंड का नाम। हैगर स्ट्रैंड ने टाइम एंड स्पेस को लेकर के अपना एक अलग से व्यू दिया हुआ था, टार्सन हैगर स्ट्रैंड। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म ये कहता है कि ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजी इज अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन। कोरोलॉजी कैन नॉट हैव लॉ और डिस्क्रिप्शन, एंड कोरोलॉजी इज यूनिक एंड एक्सेप्शनल टू लॉजिकल साइन इन इट्स एक्टेंट एंड मेथड। फिर हमारे पास डुअलिज्म एंड डाइकोटमी का फेज आ जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म एंड प्रैग्मेटिक डिटर्मिनिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
अब जो हमारे पास में डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म का जो केस चल रहा था, दोनों की जो डिबेट चल रही थी, जो कि स्टार्ट की गई थी रिश्तहोफन के द्वारा, तो रिश्तहोफन के आइडिया में प्राइमरली हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि कहीं ना कहीं फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को की जो डाइकोटमी है उसको सॉल्व करते करते इन्होंने इन्वायरमेंट वर्सेस या फिर नेचर वर्सेस मैन के बीच में जो डाइकोटमी है उसको स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा था डोमिनेट कौन कर रहा है। एक तरफ जो ज्योग्राफर लोग थे जैसे रिश्तहोफन हो गए, इसके अलावा एलन चर्चिल टेम्पल हो गए, हंटिंगटन हो गए, इन लोगों का ये व्यू था कि नेचर एक्चुअल में डोमिनेट करता है। वहीं दूसरी ओर विडाल हो गए, ब्रूंज हो गए, इन लोगों का कहना था कि नहीं, ह्यूमन जो है वो डोमिनेट करता है, ह्यूमन के जो मतलब ट्रेडिशंस है, ह्यूमन के जो टेक्नोलॉजीज़ है, दे डोमिनेट ओवर द नेचुरल प्रिंसिपल्स। और इसी चीज़ को सॉल्व करते हुए अब हमारे पास में एक साहब आते हैं जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने अल्टीमेटली ये कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि नेचर जो है वो इम्पैक्ट केवल करता है, कई बार वो इम्पैक्ट भी हो रहा होता है। एक्चुअल में नेचर ही सारी चीज़ों को कर रहा है, नेचर ही मैन को कुछ एरियाज़ दे रहा है जहाँ पर वो अपने काम कर सकता है या फिर डोमिनेट कर सकता है। तो नेचर कुछ एरियाज़ को इतना फ्लेक्सिबल बना रखा है जहाँ पर मैन जाकर के काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैन डज नॉट टेक फर्टिलाइजर टू अ बैरन लैंड, अगर उस ज़मीन पर फर्टिलिटी बची हुई होगी जो कि नेचर प्रोवाइड कर रहा है, तब जाकर के केवल और केवल वहाँ पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करके ह्यूमन जो है वो एक फर्टाइल लैंड बना सकता है। इसके अलावा इसी तरीके से अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो ह्यूमन जो है वो क्लाइमेट चेंज कर रहा है, यानी कि अपने एक्शंस के थ्रू क्लाइमेट को बदल रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर एक ह्यूमन एक्शन कहीं ना कहीं एक रिएक्शन के तौर पे देखने को मिल रहा है इन अ फॉर्मेट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ। कहीं ना कहीं रिसोर्स की एग्जॉशन हो रही है, प्लस साथ में सी लेवल राइज कर रहा है, क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिल रहा है, लिनो लानिना, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, पैसिफिक की हीटिंग एक्सेट्रा, इस तरीके की तमाम हमें एलिमेंट देखने को मिल जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर हमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स और रॉन्ग प्रैक्टिस इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एरियाज़ ड्राई होते जा रहे हैं। इन्वायरमेंट एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर भी काम करता है, जहाँ पर वो मैन की जो डेवलपमेंट की एक्सेलरेशन है उसको रोक सकता है, स्लो कर सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि जो न्यू डिटर्मिनिज्म का आइडिया है, जिसे हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं या प्रैग्मेटिक डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, यहाँ पर मेन आइडिया जो निकल करके आ रहा है वो यही है कि नेचर तो डोमिनेट करता है, लेकिन नेचर कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू अल्टीमेटली जो ह्यूमन है वो अपने अंदर या फिर नेचर को मतलब कि नेचर को इम्पैक्ट भी कर सकता है। अगला टॉपिक आता है एरियल डिफरेंशिएशन पर। एरियल डिफरेंशिएशन पर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रिलेटिवली कम है। एरियल डिफरेंशिएशन का जो आइडिया था वो हार्टशॉन के द्वारा दिया गया था, अपनी एक किताब थी जिसका नाम था नेचर ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि किसी भी रीजन को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर होने वाले जो भी साइंटिफिक चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, ह्यूमन चेंजेस हैं, जितने भी चेंजेस हैं, इन सभी को हमें एक साथ ले करके देखना चाहिए इन अ कंपाइलेशन। लेकिन इन्होंने ये तो बता दिया कि इवेंट क्या है, लेकिन इवेंट की अकरेंस तो चलो ठीक है, लेकिन इवेंट की अकरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसके बारे में नहीं बताया था, और इसी वजह से शेफर के द्वारा इस हार्टशॉन के आइडिया को चैलेंज किया गया था बाद में। अब इस हार्टशॉन का जो एरियल डिफरेंशिएशन का आइडिया है, इस एरियल डिफरेंशिएशन के आइडिया से ही एक कंसेप्ट डिराइव होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कल्चरल लैंडस्केप। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कल्चरल लैंडस्केप से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आखिर में कल्चर का मतलब क्या होता है। कल्चर का मतलब होता है एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव, जहाँ पर ह्यूमन अपने एक्शंस के थ्रू, अपने नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम, इन सब के थ्रू एक ट्रेडिशन या एक बिलीफ या फिर सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल्स बना देता है। अब यहाँ पर जो जोग्राफर्स हैं उनका नाम ध्यान रखना है। एक तो हम लोगों ने हार्टशॉन का नाम देख ही लिया, इसके अलावा ऑटो स्लूटर हो गए, कार्ल सावर हो गए और फ्रेडरिक रैट्जेल हो गए। इन तीन लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑटो स्लूटर। ऑटो स्लूटर का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चरल डेवलपमेंट की स्टार्ट जो की गई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, इन हिज वर्क ऑफ लैंड शाफ्ट कुंडे। इनके हिसाब से लैंडस्केप जो होती है वो एक फीचर है विच इज़ विजिबल इन फॉर्मेट ऑफ कल्चर, लेकिन यहाँ पर रिलीजियस एस्पेक्ट को ज्योग्राफी में नहीं कंसीडर किया गया था। अब इस रीजन को लेकर के तीन तरीके के एस्पेक्ट अब हमें देखने को मिलना शुरू हो गए थे। कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन के बारे में अगर बात करें तो तीन तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। एक हमारे पास में एक तरफ थे वरेनियस, कांत और रिस्थोफन। इन्होंने कहा कि जो रीजन होता है उसे हम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि हर एक जगह की जो भी उसकी विशेषता होगी, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो सब अलग अलग तरीके की होगी। फिर हमारे पास वह ऑटो स्लूटर आ जाते हैं। इनका ये कहना था कि नहीं,
जो रीजन है वहाँ पर ह्यूमन पर्सपेक्टिव के बेसिस पर ह्यूमन नॉलेज, उसके जो भी तौर तरीके हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके बेसिस पर एक हमारा पूरा का पूरा एक लैंड डेवलप हो जाएगा, जिसे लैंड शाफ्ट कुंडे बोला गया था ऑटो श्लूटर के द्वारा। रीजन को एक पॉलिटिकल बाउंड्री के तौर पर न देख करके एक टेरिटोरियल बाउंड्री या एरियल बाउंड्री के तौर पर हमें देखना चाहिए, ऐसा ऑटो श्लूटर का मेन कहना था। फिर हमारे पास तीसरा जो थॉट आ जाता है वो है कार्ल सावर का। कार्ल सावर ने भी कहीं ना कहीं ऑटो श्लूटर के ही आइडिया को लिया और इसी को इन्होंने कहा कि हमें एक रिलीजियस प्रैक्टिस, कल्चरल डिटर्मिनेंट एंड वैल्यू सिस्टम के बेसिस पर हमें लैंड को या जो रीजन है उसको हमें देखना चाहिए। तो मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो वरीनियस का आइडिया था वो एक छोटा था, इसको और ज़्यादा मतलब ब्रॉड कर दिया गया था इन ऑटो श्लूटर के द्वारा और इसको और ब्रॉड कर दिया गया कार्ल सावर के द्वारा। तो इस तरीके से आप चाहे तो वेन डायग्राम बना करके भी आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रीजन्स। कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन एक आपके सिलेबस में है और एक एग्जाम्पल और एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जब हम रीजन के बारे में बात करते हैं तो 3 तरीके के रीजन हमें देखने को मिल जाते हैं, एक जेनरिक वर्सेज स्पेसिफिक, कॉन्क्रीट और नेचुरल रीजन। जेनरिक वर्सेज स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि जो आइडिया ऑफ स्लूटर था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑटो स्लूटर के आइडिया से, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो रीजन होना चाहिए उसकी एक टेरिटोरियल बाउंड्री होनी चाहिए, यानी कि एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए जिसको हम लोग स्टडी कर सकेंगे। जो जेनरिक एरियाज़ होते हैं इनके अपने एक मतलब फिक्स्ड एरियाज़ होते हैं, फिक्स्ड रीजन्स होते हैं जिसमें अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। हिस्टोरिकल रीजन में हमें हैटनर और जो रिटर हैं इनके आइडिया को देखने को मिल जाता है। और बाकी 2 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है, एक हमारे हर्बर्टसन हो गया और दूसरा हो गया श्लूटर। श्लूटर और हर्बर्टसन ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम होंगे। जब हम कॉन्क्रीट रीजन के बारे में बात करते हैं तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है फिजिकल बैरियर। जैसे हमें किसी भी रीजन को अगर डिवाइड करना है, एक तरीका बन जाता है हमारा जहाँ पर हम लोग लाइन खींच देते हैं जो कि पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। लेकिन ऐसा कॉन्क्रीट जो जोग्राफर्स हैं, कॉन्क्रीट रीजन के जो जोग्राफर्स हैं, उन लोगों का कहना है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिजिकल बैरियर को हमेशा एक बाउंड्री मानना चाहिए क्योंकि वही एक कल्चरल डिवाइड भी बनाता है, प्लस साथ ही साथ में एक फिजिकल डिवाइड भी बनाता है। जैसे अगर हम हिमालय के बारे में बात करें तो हिमालय के नॉर्थ और साउथ में देखेंगे तो बहुत बड़ा एक मेजर चेंज देखने को मिल जाता है। जस्ट ऊपर देखेंगे तो वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ के रेस, वहाँ के जो भी प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ के जो भी बिलीव्स हैं, सब कुछ एकदम डिफरेंट है। और वही अगर आप हिमालयाज़ के साउथ में देखेंगे तो बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चीज़ें अलग देखने को मिल जाती हैं। और इसके बारे में जो आइडिया, कॉन्क्रीट रीजन के बारे में जो आइडिया बताया गया था वो भी हर्बर्टसन के द्वारा ही बताया गया था। फिर हमारे पास नेचुरल रीजन हो जाते हैं। नेचुरल रीजन का मतलब होता है जो नेचर ड्रिवन होती है, नेचर की चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं नेचुरल रीजन। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू को अगर देखें तो एक नेचुरल रीजन है जो कि विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स मेन देखा जाता है। वही अगर झारखंड देखेंगे तो वो एक मैन मेड है क्योंकि टेरिटोरियल बाउंड्रीज यहाँ पर खींची गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है पॉजिटिविज्म को लेकर के, और ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पॉजिटिविज्म का टॉपिक है ये स्टार्ट तो वैसे हुआ था सोशियोलॉजी में, और इसे स्टार्ट किया गया था फ्रेंच जोग्राफर थे कॉम्ट, अगस्त कॉम्ट। ये एक अपनी फिलोसॉफिकल थॉट दिए थे और यहाँ पर इन्होंने लॉजिक, साइंस, मैथ, फैक्ट इन सब का स्टार्ट किया था, इन सब का यूज़ करना बेसिकली शुरू किया गया था। पॉजिटिविज्म की जो फिलॉसफी है वो इमोशन, इमेजिनेशन और जितने भी ह्यूमन परसेप्ट हैं उसको ये रिजेक्ट करते हैं। अब ये जो पॉजिटिविज्म है इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो 3 फेज़ में हुई थी। पहले फेज़ में जहाँ पर जो ऐसा माना जाता था कि एक्चुअल में टेलियोलॉजिकल चीज़ें हैं, यानी कि भगवान ही सारी चीज़ों को करता है, इसको आप टेलियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फेज़ में फिर डेवलपमेंट होती है और ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, कर्मा प्रिंसिपल है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कहा जाता है कि भगवान भरोसे छोड़ दो। तो ये भगवान भरोसे वाली जो चीज़ होती है वो टेलियोलॉजिकल होती है, तो फेज़ नंबर 1 में। फेज़ नंबर 2 में आता है, ये कहा जाता है भगवान सब कुछ भगवान थोड़ी करेगा, ये आपके कर्मों का फल है। तो जो कर्मों का फल है वो एक्चुअल में फेज़ नंबर 2 में आती है, जहाँ पर भगवान और कर्म को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जो स्टेज नंबर 3 है या फेज़ नंबर 3 है, यहाँ पर बेसिकली इवेंट कॉज के बारे में देखा जाता है, यानी इंस्पेक्शन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, एक्सपीरियंस देखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन की जाएगी, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म की जाएगी। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। और इस तरीके से जो पॉजिटिविज्म है उस 3 फेजेस में अल्टीमेटली ये डेवलप हुआ था। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविज्म के बारे में बात करें, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, यहाँ पर 3 तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। एक होती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस जहाँ पर हम साइंटिफिक मेथड के जरिए चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं
और फिर अल्टीमेटली देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम आइसोस्टेसी को देखें तो आइसोस्टेसी का जो कंसेप्ट था वो जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा पहले जाकर के ऑब्जर्व किया गया था, कैलकुलेट किया गया था, तब पता चला था कि हाँ देयर इज अ समथिंग कॉल्ड आइसोस्टेसी। दूसरा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को लेकर के। जो यूटिलिटी का प्रिंसिपल है वो है साइंटिफिक नॉलेज किस तरीके से हमारे जो यूटिलिटी है या जो हमारा कोई भी पर्पज़ है उसको किस तरीके से सॉल्व कर रही है। तीसरा है कि साइंटिफिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो हमेशा अमेंडेबल होनी चाहिए, यानी कोई भी नॉलेज फिक्स नहीं होनी चाहिए, वो समय के साथ में चीज़ों को बदलते रहेगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात करें या फिर जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें हमारे पास में कई सारी थ्योरीज आई थी। शुरू में बाइनरी स्टार थ्योरी थी, फिर ज़िगार्ड थ्योरी थी, फिर मूविंग स्टार थ्योरी थी, फिर बिग बैंग आता है, सुपरनोवा आता है, और आज की डेट में हमारे पास में ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी है। तो जो भी नॉलेज वगैरह आई थी वो धीरे धीरे करके अल्टीमेटली बदलती गई। सिमिलरली इसी तरीके से पहले हम लोग मॉलिक्यूल को मानते थे, फिर मॉलिक्यूल के बाद में छोटा एलिमेंट हम लोग एटम को जाने, फिर आज की डेट में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही केवल नहीं है बल्कि उससे भी छोटा पार्टिकल अब पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो इनके फॉर्मेट में, क्वार्क इनके फॉर्मेट में हम लोग अब देख सकते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिविज्म के बारे में बात करें तो जो पॉजिटिविज्म है इसमें धर्म का या जो कल्चरल बिलीफ है या जो नॉन लॉजिकल एलिमेंट्स होती हैं उनकी यहाँ पर कोई भी जगह हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इसको ये रिजेक्ट करता है, इसको ये नहीं मानता है। सिमिलरली इसी तरीके से वुमेन की इन्फीरियोरिटी को ये नहीं मानता है, हर एक बंदा बराबर है ऐसा ये कहता है। फैक्ट स्पीक देमसेल्फ, ये ऐसा फिलॉसफी पॉजिटिविज्म की है। तो डेटा सपोर्टेड होती है और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को नंबर के फॉर्मेट में देखा जाता है। अगर हम क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं कॉम्ट का जो आइडिया था वो अपने आप में काफ़ी रिजिड आइडिया था, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होती है वो काफ़ी इन्वॉल्व होती है जब भी ह्यूमन एक्शंस होते हैं, और इसी वजह से जो ज्योग्राफी होती है वो भी ह्यूमन परसेप्ट से इम्पैक्ट होनी चाहिए। तो केवल और केवल ये कह देना कि धर्म या फिर जो कास्ट सिस्टम है या जो बिलीफ सिस्टम है या जो ह्यूमन के परसेप्ट हैं वो ज्योग्राफी में लागू नहीं होंगे, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि ज्योग्राफी अल्टीमेटली लोगों के द्वारा ही डेवलप हो रही है। तो इस वजह से इन जितने भी ह्यूमन पर्सपेक्टिव हैं उनको भी हमें उनके भी एलिमेंट को ऐड करना चाहिए। तो ह्यूमन फीलिंग्स हो गई, इमोशन, बिलीफ, इन सब चीज़ों को भी हमें ऐड करना होगा। इसके अलावा जो भी इवेंट या फैक्ट वगैरह हैं जो प्रूफ नहीं भी हो रखे हैं उसको भी हमें कंसिडरेशन में रखना होगा। देयर में भी अ पॉसिबिलिटी कि हम लोगों की अभी जो नॉलेज है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज हो। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन थी ये अल्टीमेटली पॉजिटिविज्म के थ्रू ही डिराइव होती है और अपना पूरा का पूरा एक मॉडलिंग लेकर के आती है। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी 1963 में बर्टन के आइडिया से देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ जोग्राफर के नाम है जिसको आप लोगों को रट्टा मार लेना है, जैसे BJ बेरी, रिचर्ड कोरी। इसके अलावा हमारे पास में कुछ और भी जोग्राफर आ जाते हैं जो अभी बाद में नाम लिखे गए हैं, उनका नाम भी याद कर लेना है। अब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में कई तरीके के मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल हो गया, मैथमेटिकल हो गया, फिजिक्स के लॉज हो गए, ग्रेविटी के लॉज हो गए, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, साइबरनेटिक्स हो गया, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। कई तरीके के अप्रोचेज है जो हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे लोकेशन के एनालिसिस, स्पेशल के एनालिसिस एंड सिस्टम्स के एनालिसिस। अब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है वो एक मॉडल मेकिंग पर बेस्ड है। जो मॉडल मेकिंग की जाती है वो किसी न किसी नॉर्मेटिव अजम्पशन पर की जाती है। जो नॉर्मेटिव अजम्पशन है प्राइमरली हमें यहाँ पर ये 5 तरीके के नॉर्मेटिव अजम्पशन देखने को मिल जाते हैं। एक कि मैन जो है वो इरेशनल इकोनॉमिक मैन है। दूसरा, जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं वो आइसोट्रोपिकली मतलब फैले हुए हैं, तो आइसोट्रोपिकली फैले हुए हैं, प्लस साथ ही साथ में ह्यूमन को उसके बारे में पूरा का पूरा आइडिया भी है, ह्यूमन को उसके बारे में अंदाज है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल के बारे में बात करें तो पेट्रोल या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह होते हैं ऐसे तो सऊदी अरेबिया में प्राइमरली मिलते हैं, लेकिन फिर वेनेजुएला में मिला, वेनेजुएला के बाद में गुआना में मिला। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि धीरे बोर्नियो में मिला। तो धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी एक्चुअल में ये लोगों के पास में नहीं थी, धीरे धीरे एक्सप्लोर किया गया तो पता चला है कि एक्चुअल में देयर आर रिसोर्सेज विच आर नॉट आइसोट्रोपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके अलावा जो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इन सब की जगह क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में नहीं है, और जो प्राइजेस वगैरह होंगे वो हर जगह पर सेम रहेंगे, ऐसा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का मानना है। जो भी असम्पशंस यहाँ पर लिए गए हैं ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव थे और इसी वजह से इसको चैलेंज भी किया गया था बाद में। अब इसमें कई सारे मेरिट्स हैं। एक तो मेरिट यही हो गया कि साइंटिफिक अप्रोच और क्वांटिटेटिव टूल पर ये बेस्ड था, प्रिसाइज था, एक्यूरेट था, ऑब्जेक्टिव था, और इसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था, यानी कि जो फर्स्ट रिसोर्स है वो आप खुद डायरेक्ट सर्वे के बेसिस पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप सेकेंडरी या फिर टर्शरी किसी रिसोर्स पर आप डेवलप मतलब कि डिपेंडेंट आप नहीं रह गए हैं।
लेकिन इसके उतने ही ज़्यादा डीमेरिट्स भी थे। इनफैक्ट इसमें जितने भी हम लोगों ने नॉर्मेटिव असम्पशंस देखे हैं, दे ऑल आर डीमेरिट्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। जहाँ पर ये कहा गया कि जो मैन उसके जो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं उसको हमें जगह देनी होगी। इसके अलावा आइसोट्रोपिक सरफेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। क्वांटिटेटिव जो रिवोल्यूशन है, जो लोकेशन एनालिसिस को फोकस कर रहा है, वो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है। लेकिन इन रियलिटी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दो तरीके की फिलॉसफीज़ होती हैं जो कि ज्योग्राफी को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा हम मॉडल मेकिंग में बहुत ज़्यादा मैकेनिकल मॉडल बना चुके हैं। रेशनल इकोनॉमिक मैन बोलना ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक व्यू हो गया है। सिस्टम एनालिसिस आ जाती है। सिस्टम एनालिसिस जो होती है वो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम ध्यान रखना है, जैसे बर्टैल्फी हो गए, इसके अलावा कोरी हो गए, इसके अलावा रे, बेरी एंड वाल्डनबर्ग एंड बेरी। इन 5 लोगों का नाम आपको रट्टा मार करके रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम एनालिसिस क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के तौर पे डेवलप किया गया एक टूल था जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम जो भी पैरामीटर से पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसके बाद से एक हम लोग एरिया डिफाइन कर लेते हैं जिसे हम सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम आपका 2 तरीके का हो सकता है, ओपन सिस्टम या फिर क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर लगातार एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्लोज सिस्टम में यहाँ पर हम चीज़ों को फिक्स कर देते हैं कि कोई भी एक दूसरे के साथ में ना तो इंटरैक्ट कर रहा है ना ही एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि दे ऑल आर इंडिपेंडेंटली अवेलेबल। अब यहाँ पर जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं तो अलग अलग सिस्टम देखने को मिल जाता है, चाहे वो सीरीज़ हो, पैरेलल हो, फीडबैक हो, सिंपल कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। ये जो हमारा सिस्टम्स एनालिसिस है इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। जब भी आपके पास में क्वेश्चन बना, मान लेते हैं कि कोई भी 2 पैरामीटर दे दिया गया हो, 2 पैरामीटर दे दिया गया हो और आपसे पूछा जा रहा हो कि कैसे एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड हो रहे हैं। जैसे आप लोगों के जीएस के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था वुमेन इक्वलिटी एंड वुमेन इक्विटी को लेकर के। तो यहाँ पर जो इक्वलिटी और इक्विटी को लेकर के प्रिंसिपल आया, इक्विटी एंड इक्वलिटी को लेकर के आया, आप यहाँ पर सिस्टम्स एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन था वुमेन इक्वलिटी और वुमेन इक्विटी, ये हम लोगों ने कोइंसिडेंटली ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था। तो अगर आपने जो आंसर राइटिंग वाली क्लास थी उसको ठीक तरीके से फॉलो किया होगा तो मेरे ख्याल से जीएस का ये क्वेश्चन आप लोग ठीक कर गए होंगे। अब इसके जो मेरिट और डीमेरिट सिस्टम एनालिसिस के हैं वो सेम जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के हैं वही सेम यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हमारे पास में जो भी सेक्शंस आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने पार्ट हैं अब आपको रट्टा भी मारने हैं और इस पर ज़रा फोकस भी करना है। जैसे एक बिहेवियरल ज्योग्राफी का कंसेप्ट आ जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में नॉर्मेटिव अजम्पशंस माने गए थे। इस नॉर्मेटिव अजम्पशन में हम लोगों ने देखा कि मैन को एक रेशनल इकोनॉमिक मैन माना गया था। मैन को बहुत अच्छी नॉलेज है हर एक रिसोर्स की, रिसोर्सेज आर आइसोट्रॉपिकली अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन का एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक व्यू लिया गया था, इसका जो एक वर्किंग कल्चर लिया गया था वो बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक था। और इसी चीज़ को बिहेवियरल ज्योग्राफी में क्रिटिसाइज़ किया गया। ये कहा गया कि जो मैन है वो रेशनल इकोनॉमिक मैन नहीं है। वो मैन जो है वो अपने ह्यूमन परसेप्ट और अपने सेटिस्फायर प्रिंसिपल के बेसिस पर काम करता है। ह्यूमन हो सकता है कि इकोनॉमिक हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो हो सकता है आलसी भी हो। और इसी वजह से एक नए नए प्रिंसिपल्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है इन अ फॉर्मेट ऑफ वॉलपार्ट का आइडिया और इसके अलावा मेंटल मैप के बेसिस पर। तो यहाँ पर जो पहले अगर हम लोग डेवलप देखें कि बिहेवियरल ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो यहाँ पर प्राइमरली 5 ज्योग्राफर हैं जिनका नाम हमें देखने को मिल जाता है गिलबर्ट वाइट, विलियम कर्क, हर्बर्ट साइमन, जूलियन वॉलपार्ट एंड केट। कर्क के आइडिया को बेसिस पर अगर देखें तो कर्क ने ये कहा कि देखो ऐसा है, हर एक एरिया का अपना एक ट्रेडिशन होता है, अपना बिलीफ होता है, अपना कल्चर होता है और अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड होती है। उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर ह्यूमन का अपना एक परसेप्शन बन जाता है और उसी के बेसिस पर अल्टीमेटली चीज़ों को वो एक्ट करता है। जैसे अगर आप ट्राइबल कल्चर में देखेंगे तो यहाँ पर प्रिमिटिव टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। वही अगर आप अमेरिका वगैरह में चले जाएंगे, ऑक्सीडेंटल रियल्म में चले जाएंगे, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड दे आर मॉडर्न पीपल, और वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा बेटर इकोनॉमिक रेशनल बिहेवियर अपना रखे हैं। और वही प्रिमिटिव को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो कर्क ने यही कहा कि जगह भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वॉलपर्ट ने कहा कि देयर आर सेटिस्फायर प्रिंसिपल। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा खा करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको मतलब नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी बढ़ानी होती है, जिन लोगों को एक आगे बढ़ने की क्षमता होती है। कुछ लोगों को दिन भर की 2 रोटी मिल जाए वो सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 2 रोटी के साथ साथ अगले टाइम की भी 2 रोटी की तैयारी करनी होती है। गिलबर्ट वाइट का भी सेम यही कहना था। कुछ लोग फ्लड को देखते हैं एज अ डिज़ास्टर, लेकिन कुछ लोग वही उसको एक नई मिट्टी के तौर पर देख लेते हैं कि नई मिट्टी आएगी और फिर हम अलग अलग तरीके की कल्टीवेशन कर सकते हैं।
सिमिलरली इसी तरीके से हर्बर्ट साइमन का भी सेम आइडिया था कि हम रेशनल इकोनॉमिक मैन या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं बजाय कि इस तरीके से चीज़ों को देखना। तो ये पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट थी बिहेवियरल ज्योग्राफी की निकल करके आई थी, जहाँ पर ये बोला गया कि ज़रूरी नहीं है कि मैन को एज अ रेशनल इकोनॉमिक मैन ही देखा जाए, ये बदल भी सकता है, चीज़ों को अलग अलग तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। अब इस चीज़ को कैसे हम देखेंगे, तो इसके लिए केट ने अपना एक आइडिया दिया था जिसको बोलते हैं मेंटल मैप। मेंटल मैप में ये देखा गया कि लोगों के परसेप्शन किस किस तरीके के हैं और उस परसेप्शन का अपना एक पूरा का पूरा मॉडल मेकिंग कर लिया गया और मॉडल मेकिंग के बाद में उसे एक मेंटल मैप कहा गया कि ये अलग अलग तरीके के लोगों के बिहेवियर निकल करके आ रहे हैं या फिर अलग अलग तरीके से लोगों के परसेप्शन निकल करके आ रहे हैं, जिसे कि हम लोग बोल सकते हैं मेंटल मैप। अगर हम लोग देखें बिहेवियरल ज्योग्राफी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तो ये मिल जाता है कि ह्यूमन परसेप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। दूसरा, कुछ सेट ऑफ एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं जो कि इंडिविजुअल को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। कुछ लोकेशनल और इंस्टीट्यूशनल पैटर्न भी होते हैं जो कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट कर रही होती हैं। बाकी इसके अलावा टाइम एंड स्पेस के बेसिस पर कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है वो भी काम कर रहा होता है। लेकिन इसके भी क्रिटिसिज्म आ जाते हैं। इसके क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो थ्योरी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल और काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल है। इसको हम लोग ले करके कुछ भी कंक्लूसिव रिमार्क नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदे की जो परसेप्शन होगी, जो फिलॉसफी होगी, जो साइकोलॉजी होगी, वो काफ़ी अलग होगी और इसी वजह से एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं हो पाती है, बल्कि एक डिडक्टिव अप्रोच ही केवल और केवल बन करके रह गई थी। नेक्स्ट हमारे पास में डेवलपमेंट होती है रेडिकल ज्योग्राफी की। हम लोगों ने देखा कि 1960s के बाद में यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन चल रहा था, तो अल्टीमेटली हमें देखने को मिल जाता है कि कम्युनिस्टिक फिलॉसफीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और इस कम्युनिस्टिक प्रिंसिपल में कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज़ किया गया था। कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल जहाँ पर लासेस फेयर, फ्री मार्केट, फ्री कंपटीशन के बारे में बात करता था, वहीं गरीबी और जितनी भी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सहारा देते हुए कम्युनिस्टिक आइडियाज़ निकल करके आए थे, जहाँ पर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल आया, जहाँ पर ये कहा गया कि देखो ऐसा है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और ये रिसोर्सेज अगर एक पर्टिकुलर क्लास यानी अमीर वर्ग अगर पूरा का पूरा कब्जा कर लेगा तो गरीब रह जाएगा। तो इसके लिए अमीरों से कुछ रिसोर्स हमें छीनने पड़ेंगे और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इसी को बोलते हैं कम्युनिस्टिक आइडिया या फिर स्टेट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। और इस आइडिया के बेसिस पर रेडिकल ज्योग्राफी डेवलप होती है। रेडिकल ज्योग्राफी में प्राइमरली 2-3 लोग हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट है, विलियम बंजे, डेविड हार्वे, फोक एंड पीट। इन 4 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। कई तरीके के यहाँ पर हमें वॉर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे कोरियन वॉर हो, तो हमें वॉर देखने को मिले जो कि रेडिकलिज्म को और ज़्यादा प्रमोट करते रहा गया। अगर हम रेडिकल ज्योग्राफी की फ़िलासफ़ीज़ को देखें तो सेम वही कम्युनिस्टिक फ़िलासफ़ीज़ हैं रेडिकल ज्योग्राफी में, जैसे कि लेबर वैल्यू को प्रमोट करना, कुछ सपोर्ट करना, इसके अलावा फ्री और मेरिट बेस्ड जो अप्रोच है उसके खिलाफ में जाना, इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक क्लास है उसमें बिलीव करना, लेकिन साथ ही साथ में जो मोरल्स हैं, जो कल्चर हैं, जो पर्सनल चॉइसेस हैं उनको इम्पोर्टेंस देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन हो गया, सपोर्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन ज्योग्राफी हो गया, अपोज्ड कोलोनियलिज्म एंड द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन या फिर कैपिटलिज्म हो गया, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को सपोर्ट करना, प्रॉफिट मोटिव को अपोज करना, वुमेन ज्योग्राफी को डेवलप करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कैपिटलिस्टिक ज्योग्राफी के खिलाफ में थी और कहीं ना कहीं ये एक सोशलिज्म के प्रिंसिपल को प्रमोट कर रही थी। इट रिजेक्टेड द रेशियल एंड क्लाइमेटिक सुपीरियरिटी थ्योरी, जो कि वाइट मैन्स बर्डन जिसको बोलते हैं, जहाँ पर वाइट मैन का जो ब्लैक मैन है उनको सिविलाइज करना, इन सब के बारे में बहुत ही बोली गई थी, उसको यहाँ पर ये रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में थॉट आती है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को लेकर के। ये जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी केट के आइडिया से ही निकल करके आई थी। एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर यहाँ पर है YF ट्वान को लेकर के। इस पर एक क्वेश्चन भी आ रखा है पास्ट ईयर में, तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बन जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं जिस पर ये ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी बेस्ड थी। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी इज अगेंस्ट द क्वांटिटेटिविज्म, पॉजिटिविज्म, लोकेशनल एनालिसिस, या फिर इन्होंने भी जो रीजन, एथनिसिटी, एथिक्स है, इस चीज़ को निगलेक्ट किया था। ह्यूमन फीलिंग, वैल्यूज़, कल्चर, इन सब चीज़ों को कोडिफाई किया गया। ह्यूमनिज्म डज नॉट कंसीडर ह्यूमन एज अ इकोनॉमिक मैन, जैसा कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में किया गया था। ह्यूमन कोई मशीन नहीं है, बल्कि वो अपने एक पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, अपनी परसेप्शन, अपनी थिंकिंग के बेसिस पर काम करता है। Geography as a study of the earth as the home of human being, the main focus should be study of people reaction to the environment rather than the study to the earth। अब यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जिसका आप लोगों को रट्टा मार करके रखना है ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल में।
एक पार्ट है ह्यूमन की अवेयरनेस, दूसरा है ह्यूमन वर्क एज एजेंसी, तीसरा है ह्यूमन की कॉन्शियसनेस और चौथी है ह्यूमन की क्रिएटिविटी। तो ह्यूमन क्रिएटिव है यानी कि पॉसिबिलिज्म का आइडिया हो गया, जैसे दुबई हो गया, दुबई अपने आप में डेजर्ट है लेकिन उसको एकदम बेहतरीन डेवलप करके रखा गया है। ह्यूमन की कॉन्शियसनेस हो गई यानी कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो अपने नॉलेज के बेसिस पर बदलता रहता है। ह्यूमन के जो परसेप्शन है, ह्यूमन की जो थिंकिंग है वो सब भी बदलती रहती है। ह्यूमन की एज अ एजेंसी काम करता है यानी कि डिसीजन जो होती है उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पर होती है, और अवेयरनेस वही उसके क्लाइमेट और जितने भी फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर्स होते हैं उनके बेसिस पर भी वो बदलता रहता है। अगर हम यहाँ पर फिलॉसफीज़ के बारे में बात करें तो देयर आर टोटल 5 फिलॉसफीज़: ज्योग्राफिकल नॉलेज, टेरिटरी एंड प्लेस, क्राउडिंग एंड दिस इज प्राइवेसी, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स एंड रिलीजन। वेलफेयर ज्योग्राफी के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव और लोकेशनल एनालिसिस के अगेंस्ट में जाकर के वेलफेयर के बारे में बातें की जाती हैं। कई तरीके के सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, जैसे इनइक्वालिटी, पोवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन इन्फीरियोरिटी, क्राइम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब को यहाँ पर वेलफेयर ज्योग्राफी में फोकस किया गया था। अब ये वेलफेयर ज्योग्राफी सोशलिज्म का प्रिंसिपल है, ना तो ये कम्युनिज्म का है और ना ही ये कैपिटलिज्म का है। दो तरीके के यहाँ पर अप्रोच लाए गए, एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच और दूसरा है प्रोसेस अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि जो भी इनजस्टिस हो रही है पहले हमें ये आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि किसके साथ हो रही है, किस तरीके की हो रही है, कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। तो 4 चीज़ों पे आती है: हु, व्हाट, वेयर एंड हाउ। और इस तरीके से डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर जब हम आइडियाज़ को लोकेट कर लेते हैं तब हम जा करके उस पर काम कर लेते हैं। प्रोसेस अप्रोच का मतलब होता है जहाँ पर हम पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का कंसेप्ट लेकर के आते हैं। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी जो कि इटालियन कंसेप्ट है, पैरेटो के द्वारा दिया गया था, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया जैसा कि अगर रिच क्लास पूरे रिसोर्स पर कंट्रोल कर लेगा तो पुअर ही रह जाएगा। तो गरीबों के लिए रिच से हमें कुछ रिसोर्स को छीनने पड़ेंगे और पुअर में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको बोलते हैं पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। इसके अलावा कंसेप्ट आता है स्मिथ एंड नॉक्स का। स्मिथ एंड नॉक्स ने ये पहले जोग्राफर थे जिन्होंने वेलफेयर ज्योग्राफी को कॉइन किया था, और इन्होंने वेलफेयर ज्योग्राफी और अपनी की किताब लिखी थी। इन्होंने कहा कि जो जीडीपी, जीएनपी या जितने भी ये इकोनॉमिक पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये सब एक्चुअल में कोई सही डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम जीडीपी, जीएनपी ये तो कंट्री के इकोनॉमिक नंबर को बता रहे हैं, लेकिन इसमें गरीबी कितनी है, कितने लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसी है, परचेजिंग पावर कैसी है, ये सब हमें नहीं पता चल पा रहा है। और इसके लिए फिर हमें यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस तरीके की चीज़ों को हमें देखना होगा। अब 18वीं सेंचुरी के कुछ जोग्राफर वगैरह के नाम यहाँ पर दिए गए, जैसे हटन हो गए, बॉश हो गए, बुशिंग हो गए, इसके अलावा कॉनराड हो गए, इमैनुअल कांट हो गए। इस पर एक क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछा गया है तो इस पर एक पूरा राइटअप है। जैसे हटन हो गए, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के बारे में बात किया था। बॉश के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कॉन्क्रीट रीजन के बारे में बात किया था कि जो मेजर बेसिन्स हैं वो अलग अलग माउंटेन के द्वारा डिवाइड किए गए हैं, मतलब ड्रेनेज बेसिन्स आर बेसिकली डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द माउंटेन, और ये नेचुरल रीजन के बेसिस पर देखने को हमें मिल जाता है। इसके अलावा बोशिंग के बारे में अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी एज ए ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्होंने कंसीडर किया था। कॉनराड के बारे में बात करें तो अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने देखा था। इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें तो हमें कई सारे लिटरेचर में हमें देखने को चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे वैदिक टेक्स्ट हो गया, हिंदू माइथोलॉजी हो गया, पुराण हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। जैसे बुद्ध में अगर देखेंगे, बुद्धिस्ट में जातक कहानियाँ होती हैं, सूर्य सिद्धांत हो गया जो गुप्त पीरियड में निकाला गया था, वरा मिहिर के आइडिया में निकाला गया था। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास में इंडियन ज्योग्राफी में भी या इंडियन पर्सपेक्टिव में भी अगर देखेंगे तो हमारे पास में कई सारे नॉलेज, मतलब कि जो हमारी ऋग्वेदिक या फिर लेटर वैदिक पीरियड में भी हमें कई तरीके की नॉलेज देखने को मिल जाती है। अगला आता है हमारा कल्चरल रीजन को लेकर के। अब ये जो कल्चरल रीजन वाली चीज़ है, देखिए इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आना थोड़ा कम प्रोबेबल है, लेकिन इसका इस्तेमाल फिर से आप कर सकते हैं जब भी आपसे ह्यूमन रेसेस के बारे में बात होगी या वर्ल्ड डिवीज़न के बारे में बातें होंगी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताए गए हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा जो हाईलाइट किया गया है। जैसे डार्विन ने अपना जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसी के बारे में दिया था, यहाँ पर बेसिकली 4 चीज़ें थी जिस पर फोकस किया गया था: नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, स्ट्रगल टू एग्जिस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पर प्राइमरली 5 प्रोसेस पर फोकस किया गया था: म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, रिप्रोडक्शन, आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब इस तरीके से अगर हम लोग ह्यूमन के डेवलपमेंट को देखेंगे तो ह्यूमन की भी स्टेज वाइज डेवलपमेंट हुई थी। जैसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सैम्पियंस, निएंडरथल मानव हो गए, इसके अलावा होमो सैम्पियंस हो गए। तो नाम ध्यान रखना है इसके बारे में और कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगर हम ह्यूमन रेस के बारे में अगर बात करते हैं तो ह्यूमन रेस को हम लोग अलग अलग बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस
स्किन कलर, आई कलर, फेशियल एक्सप्रेशन, हेयर कलर, हेयर टाइप एंड स्कल। और उसको लेते हुए सबसे पहले जोग्राफर है कार्ल्टन एस कून। कून ने 5 तरीके के ह्यूमन रेसेस के बारे में बताए थे। कॉकसाइड जो कि वाइट रेस हो गया, नेग्रॉइड हो गए, कैपॉइड हो गए, मंगोलॉइड हो गए और ऑस्ट्रेलॉइड हो गए। इन लोगों का नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आगे हम लोग ब्रुक एंड वेब की थ्योरी को भी देखेंगे, और ये जो ब्रुक एंड वेब की थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल बने हुए हैं। कल्चरल इवोल्यूशन के बारे में देखें तो मॉर्गन एंड टेलर ने अपने 3 तरीके की चीज़ों को बताया था, सैवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। इसके बारे में डिटेल बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेजर कल्चरल रीजन के बारे में अगर बात करें तो मेजर कल्चरल रीजन हमें 7 कल्चरल हेयर्स के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। नाइल रिवर, इंडस रिवर, हुआंगहो रिवर, गंगा रिवर, मेसोपोटामिया, मेजो अमेरिका एंड वेस्ट अफ्रीका वाले पार्ट में। और इस पूरे डेवलपमेंट के बेसिस पर ब्रुक एंड वेब ने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने 8 वेरिएबल कंसीडर किए पूरे वर्ल्ड को कल्चरल रीजनलाइजेशन करने के लिए। रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक, यूनियनिज्म, फोक, हैबिट, ड्रेस एंड बिलीफ ऑर्थोडॉक्स। इन्होंने 4 तरीके के कल्चरल रियल्म और 2 तरीके के मीजो रियल्म के बारे में बताया था। कल्चरल रियल्म में ऑक्सीडेंटल, इस्लामिक, इंडियन और ईस्ट इंडियन। मीजो रीजन में साउथ ईस्ट एशियन रीजन हो गया और मीजो अफ्रीकन या फिर नेग्रो अफ्रीकन रियल्म के बारे में इन्होंने बताया था। ऑक्सीडेंटल कल्चर के बारे में अगर बात करें तो ऑक्सीडेंटल कल्चर जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी जो होती है वैसा ही है, जो वेस्ट यूरोप में फैला है, कॉन्टिनेंटल यूरोप में फैला हुआ है, मेडिटेरेनियन यूरोप में फैला हुआ है, एंग्लो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन में फैला हुआ है और लैटिन अमेरिका में प्राइमरली फैला हुआ है। तो ये आप एरियाज दिखा देंगे कहाँ कहाँ पर क्रिश्चियनिटी डोमिनेट, पूरे वर्ल्ड में एक्चुअल में देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी एक्चुअल में डोमिनेट कर रही होती है। अब इसके अलावा लैंग्वेज, रिलीजन और सेकुलराइजेशन का भी कंसेप्ट है। हालांकि देखिए सिलेबस में तो है बट आई डोंट थिंक इस पर कोई सवाल आने के कोई भी चांसेस हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ जोग्राफर वगैरह का नाम ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज, रिलीजन, सेकुलराइजेशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग मेंशन करिएगा विडाल डेला ब्लास का। तो विडाल डेला ब्लास क्योंकि इन्होंने कल्चरल स्प्रेड के बारे में बात किया हुआ था, इन्होंने अपने पेज स्केल के बारे में बात किया हुआ था। इसके अलावा आप जीन ब्रुंज के बारे में बात कर लेंगे। जीन ब्रुंज के अलावा कुछ और लोग हैं जैसे कार्ल सावर हो गए या फिर स्लूटर हो गए या फ्रेडरिक रैडजल हो गए। इन लोगों का नाम भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा जब भी लैंग्वेज, रिलीजन और सेकुलराइजेशन से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आता है तो। ठीक है, बाकी इसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, आई डोंट थिंक इस पर कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत है। ये वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, इश्यूज़ इन लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चरल सेकुलराइजेशन। अब जैसे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस, अलग अलग तरह के अलग अलग कल्चर आ गए हैं, कन्फ्लिक्ट आ रही है, मार्जिनलाइजेशन आ रही है। अब क्या हम स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, क्योंकि मणिपुर में इशू हुआ है तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी पर भी क्वेश्चन आए। एक मल्टी कल्चरलिज्म हो सकती है, इंटरफेथ डायलॉग हो सकता है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस हो सकती है। जीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंटर कास्ट जो मैरिजेस हो रही हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, इन दोनों को कंपेयर करने को आया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को लेकर के। तो सोशियो जोग्राफी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर ह्यूमन जोग्राफी के बारे में बात करेंगे, जो ह्यूमनिस्टिक जोग्राफी के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था, उस ह्यूमनिस्टिक जोग्राफी के बारे में भी यहाँ पर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो भी आइडियाज़ वगैरह दिए गए थे हमारे जोग्राफर के द्वारा। फिर हमारे पास अगला पार्ट आ जाता है और लास्ट पार्ट होता है ये हमारा टाइम जोग्राफी को लेकर के। टाइम जोग्राफी का मतलब ये होता है जहाँ पर जोग्राफी जो होता है स्पेस और टाइम के साथ में चेंज होती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू पर्टिकुलर चैनल ओवर टाइम अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोशल सिस्टम। कुछ लोगों के नाम है जिनका नाम आपको याद कर लेना है, जैसे गैब्रियल टार्ड का नाम, रैडजल का नाम, पेम्बर्टन का नाम और रॉजर का नाम। ये रायन एंड जो ग्रॉस है इनका नाम आप स्किप कर दीजिएगा। बाकी लोगों का जो नाम है या आप लोगों को रट्टा मार करके रखना है, चाहे वो डिफ्यूज़न के कंसेप्ट में यूज़ कर लें या फिर टाइम जोग्राफी के कंसेप्ट में यूज़ कर लीजिए। ये जो कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूज़न है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आया, लेकिन इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 तरीके की चीज़ें, नॉलेज एंड अवेयरनेस, परसुएशन और इंटरेस्ट, डिसीजन और इवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रायल एंड कन्फर्मेशन और एडॉप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 5 को जरा रट्टा मार करके रखिएगा। हमारे पास में 4 तरीके डिफ्यूज़न के मिल जाते हैं, एक्सपेंशन, कंटेजियस, हायरार्कल और रिलोकेशन। रिलोकेशन का मतलब यही जो मूवमेंट ऑफ द पीपल होता है, लोग जो घूम घूम करके जाते हैं उसके बेसिस पर जो हमारी डिफ्यूज़न होती है उसको बोलते हैं। हैगर स्ट्रैंड का मॉडल आप कल्चरल डिफ्यूज़न के नाम पर ध्यान रखिएगा। इन्होंने
4 पार्ट अगेन यहाँ पर भी बताए थे। पहला, जस्ट लाइक यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने डिफ्यूज़न में बात किया हुआ था कि नॉलेज एंड अवेयरनेस, परसुएशन, डिसीजन, इंप्लीमेंटेशन, ट्रायल एंड कन्फर्मेशन, सेम वही चीज़ हमें यहाँ पर हैगर स्ट्रैंड के भी आइडिया में देखने को मिल जाता है। टाइम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो हैगर स्ट्रैंड का नाम याद रखिएगा। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर हैगर स्ट्रैंड ने कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स दिए थे। ऑल फिजिकल एंटिटीज़ हैव अ लिमिटेड लाइफ, फिजिकल एंटिटीज़ कैन नॉट बी मोर देन वन एट अ, मतलब साइमल्टेनियसली 2 जगह पर नहीं हो सकते हैं। सब काम को करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। मूवमेंट यूजेस टाइम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग देख लीजिएगा। कंस्ट्रेंट क्या क्या है? कैपेबिलिटी कंस्ट्रेंट है, कपलिंग कंस्ट्रेंट है, अथॉरिटी कंस्ट्रेंट है। कैपेबिलिटी का मतलब क्या एक्चुअल में अलग अलग काम को करने के लिए ह्यूमन कैपेबल है या नहीं। कपलिंग का मतलब अगर आपने एक दूसरे के साथ में कोई भी लिंक बैठा रखा है, क्या वो एक्चुअल में एक दूसरे के साथ में लिंक बैठ रहा है कि नहीं। अथॉरिटी का मतलब कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं हो सकती है, हो सकता है अथॉरिटी वहाँ पर चीज़ों को रोके, तो उसको लेकर के यहाँ पर पॉइंट आ सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म को लेकर के यहाँ पर कुछ नाम है जिनका नाम आपको ध्यान रख लेना है, जैसे लायोटार्ड का नाम हो गया, फौकल्ट का नाम हो गया, बॉमन का नाम हो गया। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर थीम्स है, मोरल फिलॉसफी, मोरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मोरालिटी, प्रोसेस ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन, कंस्ट्रक्ट। ये जो पेज है इसको आप लोगों को रट्टा मार लेना है पोस्ट मॉडर्निज्म को लेकर के। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर सवाल आने के बहुत हाई चांसेज हैं। जैसे माइकल जे डियर का, एडवर्ड सोजा, डेविड हार्वी, डेविड ली, इन लोगों के नाम आपको रट्टा मार करके रखने हैं। एक और पीडीएफ यहाँ पर अटैच की गई और आपके शॉर्ट नोट्स में भी मेंशन कर दिया गया है। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड इन ज्योग्राफी लिख दिया गया। एक बार चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं। मैं इसको अभी डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। कौन कौन से ज्योग्राफर हैं, क्या क्या थीम है, इसके शॉर्ट नोट बना करके वही पोस्ट मॉडर्निज्म वाला जो एक पेज था उस पर रट्टा मार दिया गया है। फेमिनिज्म इन ज्योग्राफी, इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इस पर मैं ज्योग्राफर के नाम बता दे रहा हूँ। एक ज्योग्राफर का नाम है जेलिंस्की। केट मिलर, केट मिलर का नाम आपको ध्यान जरूर रखना है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने शुरुआत की थी। इसके अलावा जेलिंस्की का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डोरिन मेसी, लिंडा मैकडॉवेल, जेनिस मॉन्क और सूजन हैंसॉन, इन लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी की पूरी हमारी टॉपिक का डिस्कशन हो गया। पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। तो उसको अब आप लोग गो थ्रू करेंगे। जो जो चीज़ें, जो जो एरियाज़ बताए गए हैं उस पर आप लोग रट्टा मारिए, स्पेशल फोकस करिए। पास्ट ईयर के क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत किसी टॉपिक में आती है तो लेट मी नो, और फिर कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली आप बता दीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा।